आधा गांव बांग्लादेश में, आधा गांव भारत में। अब ऐसी परिस्थिति में आप खुद समझ सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल सुबह 108 में। मित्रों, हम बात करते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी की एक बात के विषय में। जब वह डिबेट कर रहे थे तब उन्होंने कुछ सच्चाइयाँ बताईं कि जब इस देश में हमने एनआरसी लाने की कोशिश की तब यह जो अन्य राज्यों की कुछ राज्य सरकार हैं वह इस प्रकार आंदोलन करने लगी जैसे हम इस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। मित्रों, साथ ही उन्होंने बताया कि हमने 2016 में ही बांग्लादेश के साथ पैक्ट कर लिया था कि जो हिस्से हमारी सीमा से लगते हैं, जो गांव उस तरफ जाने हैं वो उस तरफ चले जाएंगे और जो गांव इस तरफ आने हैं वो इस तरफ चले आ जाएंगे। इस बात पर 2016 में पूरा समझौता हो गया और उसके बाद एनआरसी लागू करने का समय था ताकि यह कंफर्म हो जाए कि कौन व्यक्ति यहाँ का है और कौन व्यक्ति वहाँ का। तब वह इस बात को बताते हुए कहते हैं कि इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी ने एक ऐसा कानून लाया था जिसमें यदि कोई व्यक्ति को लगता है कि उसके पड़ोस में कोई बांग्लादेशी रह रहा है तो जो व्यक्ति वहाँ रह रहा है वो साबित नहीं करेगा कि वह हिंदुस्तानी है या बांग्लादेशी है। आपको साबित करना है कि वह बांग्लादेशी है। इस देश के साथ ऐसे ऐसे धूर्त कानून लाए गए। ऐसी कड़ी में वक्फ जैसे संस्था भी थी जिसमें आपको साबित करना है कि ये आपकी ज़मीन है। मतलब यहाँ पर जो गलत है वो साबित नहीं करेगा, जो सही है उसको साबित करना है कि यह गलत है। मित्रों, ऐसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी जी बताते हैं कि एनआरसी जब हमने लाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज़ें हम ला रहे थे तब इस देश में कुछ लोग विरोध कर रहे थे। वह वीडियो आप देखिए जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी इस बात को बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सभी तक शेयर कीजिए। सुधांशु जी, जब गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि घुसपैठिए देश को छोड़कर चले जाओ तो ये डायलॉग सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इन घुसपैठियों को बाहर करने के लिए आपकी सरकार असल में कर क्या रही है? देखिए, पहले घुसपैठ की समस्या समझनी चाहिए और हमारी सरकार ने क्या किया है। हमारी सरकार आने से पहले बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं था। आधा गांव बांग्लादेश में, आधा गांव भारत में। अब ऐसी परिस्थिति में आप खुद समझ सकते हैं, आधा खेत बांग्लादेश में, आधा खेत भारत में, तो कितना मुश्किल था। और किसी सरकार ने रुचि नहीं ली। 2006 में एसके सिन्हा साहब असम के गवर्नर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि 5000 ऑन एन एवरेज पर डे घुसपैठ हो रही है। 2016 में हमारी सरकार ने पहले लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, यानी अब यह तय हो गया कुछ गांव उधर गए, कुछ गांव इधर गए। अब यह तय हो गया कोई गांव ऐसा नहीं है जो बीच में हो। फिर उस पर फेंसिंग करवाने का काम शुरू किया। सिर्फ पश्चिम बंगाल के 500 किलोमीटर को छोड़कर बाकी लगभग पूरे क्षेत्र में फेंसिंग हो गई। अब इसके बाद अगला चरण क्या था? अगला चरण यह था कि इस बात का आइडेंटिफिकेशन हो कि कौन व्यक्ति असली है। तो एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, आप सोचिए, सीए आया, इतना बवाल मचा दिया एनआरसी के लिए। जहां जहां राज्य सरकारें उनकी थी, याद करिए, केंद्र से पारित कानून के खिलाफ कोई राज्य सरकार की विधानसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है? नहीं। क्या विधानसभा से पारित प्रस्ताव के खिलाफ जिला पंचायत या नगर पालिका प्रस्ताव पारित कर सकती है? नहीं। मगर उसके बावजूद किया गया और एनआरसी करने से रोकने का प्रयास किया गया। अब आपको एक और बात बताता हूं, यह समस्या कितनी खतरनाक थी। आज की जनरेशन को शायद नहीं पता हो, इंदिरा जी के जमाने में 1983 में एक IMDT एक्ट आया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइग्रेंट बाय डिटर्मिनेशन थ्रू ट्रिब्यूनल। उसमें जानते हैं कैसा मजेदार प्रावधान था? यदि आपको लगे कि आपके घर के आसपास कोई अमुक व्यक्ति है, ये बांग्लादेशी है, और आप ये कंप्लेन करें, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप साबित करिए वो बांग्लादेश में कहां का है। उसकी जिम्मेदारी नहीं है साबित करना कि वो भारत का नागरिक है। इसके खिलाफ कौन कोर्ट गया? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उस समय वो सांसद हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट गए। 2006-07 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वेश्चन किया। क्वेश्चन करते समय लिखा कि जो इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है भारत पे होने वाले विदेशी आक्रमण के समकक्ष है। यानी तब यह राहत मिली कि आरोप लगेगा तो उसे साबित करना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक है। इससे पहले था कि उसे साबित नहीं करना है, आरोप लगाने वाले को साबित करना पड़ेगा कि वो बांग्लादेश का नागरिक है। सोचिए इस देश के साथ कितना खतरनाक खेल किया गया। तो हमारी सरकार ने आने के बाद एक और बात भी होती है, कभी कभी जब सरकार आती है और सरकार का इकबाल बुलंद होता है, तो आपने पहली बार देखा कि हाकिमपुरा के बॉर्डर के ऊपर अपने आप जाते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं 4-4 बार हम वोटिंग कर चुके हैं। याद करिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बांग्लादेश की संसद के एक सांसद अख्तर हुसैन संसद के अंदर बोले बांग्लादेश की कि अगर बीजेपी की सरकार बंगाल में बन गई तो बहुत सारे लोग वापस आने लगेंगे।
अब इसके बाद भी किसी को ना समझ में आए कि घुसपैठ कहां से हुई है, तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कितना खतरनाक खेल था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखते थे, मोदी हैज टू गो। चुनाव तो भारत में हो रहे थे, तो बांग्लादेश के अखबार में क्यों आर्टिकल लिखा जा रहा है? अब उसका लिंक आपको बताता हूं। सर्वाधिक घुसपैठ से डेमोग्राफी जिन क्षेत्रों की चेंज हुई है वो है धुबरी बरपेटा क्षेत्र असम के। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा एक नहीं कई बार कह चुके हैं कि असम का धुबरी क्षेत्र मिनी बांग्लादेश है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ही नहीं, ओवरऑल सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत किस लोकसभा से मिली है? असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। कितने से? 10,25,000 से। रिकॉर्ड है, भारत के इतिहास में आज तक रिकॉर्ड है, सबसे बड़ी उससे जीत, यानी राहुल गांधी से 3 गुना बड़ा। अब आपको लिंक समझना चाहिए कि बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिखना है, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी है वहां से रिकॉर्ड विक्ट्री प्राप्त करनी है। और हाल में संपन्न असम विधानसभा चुनाव में बदरुद्दीन अजमल ने बोला है, हम नहीं बोला, AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने बोला कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई क्योंकि 19 MLA में 18 मुस्लिम है।